हम लोग पट्टे पर बात कर रहे थे। अब देखना ये पट्टे का रिवोकेशन ये कैसे होगा? पट्टा समाप्त कब कब मान लिया जाएगा? पट्टा समाप्त कब कब मान लिया जाएगा और पट्टे का समापन ये किन किन तरीकों से किया जा सकता है? दोनों बातें 111 में दी गई हैं। जिन कारणों से पट्टे का समापन मान लिया जाएगा, पट्टा समाप्त हुआ समझा जाएगा, वो भी 111 में है। और पट्टा समाप्त यानी दोषिता का ग्राउंड, यानी पट्टेदार कुछ गलती करे तो पट्टाकर्ता समर्पण ये कर पाएगा पट्टे का, फोर फीचर ये हो जाएगा पट्टे का, पट्टा समाप्त मान लिया जाएगा। दोनों बातें 111 में ये लिखी गई। 111 ABCD इस ढंग से इनेक्ट। तो शुरुआती दौर में आप देखेंगे तो जो ग्राउंड्स दिए हैं वे नेचुरल हैं, स्वाभाविक है। नेचुरल या स्वाभाविक इस दृष्टिकोण से कि उन दशाओं में पट्टे का समाप्त होना ये होना ही चाहिए, ये स्वाभाविक घटना है, होगा ही होगा। जैसे 111 ठीक है, ये कह रहा तद द्वारा परिसीमित समय बीत जाने से स्थावर संपत्ति के पट्टे का पर्यवसान ये हो जाता है बाई, ठीक है, एफ्लक्स ऑफ द टाइम लिमिटेड देयर बाई, तद द्वारा परिसीमित समय के बीत जाने से। निश्चित अवधि का पट्टा था, निश्चित अवधि का पट्टा, निश्चित अवधि ये बीत गई क्योंकि समय तो अपने दृष्टि, ठीक है, अपनी ही चाल से बीतता जाएगा लगातार। समय का बीतना रुक तो जाएगा नहीं, तो समय बीतता चला जा रहा है और बीतता चला गया। पट्टा जितनी अवधि का था उतना समय बीत गया। तो इसमें कोई ऐसी कठिन बात ये समझने लायक है ही नहीं। तद द्वारा स्थावर संपत्ति के पट्टे का पर्यवसान हो जाता है कब? तद द्वारा परिसीमित, तद द्वारा यानी पर पट्टे के, यानी पट्टे की संविदा के द्वारा जो समय परिसीमित किया गया, लिमिटेड, 2 साल 3 साल 4 साल जितना भी परिसीमित किया गया था वो बीत गया, पट्टा समाप्त हो गया। बड़ा नेचुरल बात है, इसलिए बड़ा स्वाभाविक ग्राउंड है, इसमें कहीं कोई, ठीक है, अननेचुरलिटी यही नहीं। खाखंड कहता जहां कि ऐसा समय किसी घटना के घटित होने की शर्त पर परिसीमित है, वहां ऐसी घटना के घटित होने पर यह कहा गया घटना कोई हो सकती है। यह कहा गया कि आप जो है अगर इसका नेचर चेंज करेंगे, जो संपत्ति आपको पट्टे पर दी गई वह आवासीय संपदा है, आप उसे व्यवसायिक संपदा इसमें बदलना शुरू कर दिया। आपको दिया घर गया रहने के लिए, आपने वहां दुकान ये खोल ली, ये कोई व्यवसायिक गतिविधि ये चलाना शुरू कर दी। तो कोई भी घटना, ऐसी कोई भी घटना जिसके घटित होने पर पट्टे का पर्यवसान ये होना तय था पट्टाकर्ता और पट्टेदार के बीच, वैसी घटना घटित हो गई। कुछ भी, कोई घटना, घटना का मतलब कोई घटना, कोई घटना तय कर सकते हैं आप कि अमुक घटना घटी तो पट्टे का पर्यवसान ये हुआ समझा जाएगा। वो घटना घट गई, पट्टे का पर्यवसान हो गया, और पट्टे का पर्यवसान हो गया मीनिंग भाई अब हुआ क्या है? क्या पट्टाकर्ता को यह हक प्राप्त हो गया है कि पट्टेदार को, ठीक है, बाय यूजिंग मसल पावर, अपनी शारीरिक शक्ति के प्रयोग के द्वारा पट्टेदार को बाहर कर दे? क्या यह ताकत उसे प्राप्त हो गई? नहीं, कतई नहीं। क्योंकि धारा 5 ये सारे ऐसी दशाओं में उपचार ये उपलब्ध कराएगी किसे? पट्टाकर्ता को। आप जबरदस्ती किसी को नहीं निकाल सकते, क्योंकि सेक्शन 5 है, ठीक है, सेक्शन 5 कहता है कि अगर आप रिकवरी ऑफ पोजेशन ये किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी के करने के हकदार हैं, किसी संपत्ति के स्वत्वधारी के तौर पर, किसी संपत्ति के टाइटल होल्डर के तौर पर, तो आप रिकवरी ऑफ पोजेशन बाय द प्रोसेस ऑफ लॉ
वो प्रक्रिया जो सिविल प्रक्रिया संहिता द्वारा विहित की गई है उसके मुताबिक, ठीक है, वाद लाकर अपनी अचल संपत्ति के जो कब्जा, अचल संपत्ति का जो कब्जा है इसकी रिकवरी ये कर सकते हैं। पट्टा समाप्त हो गया इसका मतलब ये नहीं हुआ कि पट्टेदार इसे आप किसी भी तरीके से निकालने के लिए अधिकृत ये हो गए। और अगर आप ठीक है अनाधिकृत तौर पर, यानी सेक्शन 5 द्वारा बताए गए तरीके से भिन्न तरीके से रिकवरी ऑफ पोजीशन करेंगे तो इस प्रकार कब्जे से बेदखल किए गए व्यक्ति को धारा 6 ये सारे एक रिलीफ, एक अनुतोष ये उपलब्ध करा रही है। और धारा 6 कहती है कि वो व्यक्ति जिसे विधि की प्रक्रिया के बिना किसी स्थावर संपत्ति के कब्जे से बेदखल किया गया है तो उसे क्या अनुतोष प्राप्त है? वो सिविल प्रक्रिया संहिता द्वारा विहित तरीके से बेदखल किए जाने से 6 माह के भीतर वापस उस संपत्ति का कब्जा ये प्राप्त कर सकेगा। और सेक्शन 6 में जो ऑर्डर होगा उसकी कोई अपील ये भी नहीं दी गई है। कहा? ये सारे में हां रिवीजन ये हो पाएगा उस आदेश का, लिखा है, किंतु पुनरीक्षण हो सकेगा। ये सेक्शन 6 में लिखा है। और सेक्शन 5 और सेक्शन 6 दोनों बेहद इंपॉर्टेंट है। जहां भी ये सारे पूछी जाती है, और लगभग ये सारे हिंदुस्तान का कोई एग्जाम नहीं किसी भी आयोग का जहां पूछी ना जाती है, इवन नेट के एग्जाम में भी ये सारे पूछी ही जाती है। और ये सारे जहां भी पूछी जा रही वहां सेक्शन 5 और सेक्शन 6 दोनों बेहद इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 6 की ये बात भी बेहद इंपॉर्टेंट है कि वहां अपील मना है। उस ऑर्डर का सिर्फ रिवीजन ये हो पाएगा। कहने का अर्थ ये है कि पट्टे का समाप्त हो जाना पट्टेदार को उस संपत्ति के कब्जे से जबरदस्ती बेदखल करने का लाइसेंस ये नहीं है पट्टाकर्ता के लिए। हां ये ठीक है कि पट्टा खत्म होने के साथ पट्टाकर्ता एलिजिबल हो गया पट्टाग्रस्त संपत्ति का कब्जा वापस प्राप्त करने का। आप अधिकृत हो गए कि नाउ यू कैन रिकवर द पोजेशन ऑफ दैट प्रॉपर्टी विच इज लीज्ड बाय यू। ठीक है, इसका मतलब यह थोड़ी हुआ कि आप किसी भी ढंग से पट्टेदार से संपत्ति का कब्जा वापस प्राप्त करने के अधिकारी हो गए। संपत्ति का कब्जा वापस प्राप्त करने का एक तरीका ये बताया गया है, उसी तरीके से आप प्राप्त करेंगे। आप अधिकृत हो गए, उससे पहले तो अधिकृत ही नहीं थे। और उससे पहले अधिकृत क्यों नहीं थे? इसलिए नहीं थे आप क्योंकि आपने कब्जे और उपभोग के अधिकार का ट्रांसफर किया था पट्टेदार के पक्ष में। और वो जो ट्रांसफर था वो फ्री में नहीं किया था आपने, प्रतिफल आप ले रहे थे। अब वो प्रतिफल आपकी वांछा पर दिया जा रहा था, आपने तय किया था, आपकी इच्छा पर दिया जा रहा था। वो प्रतिफल ठीक है सेवा के रूप में था, फसलों के अंश के रूप में था, प्रीमियम के रूप में आपको दिया गया था, या अन्य किसी मूल्यवान वस्तु के रूप में दिया गया था। इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप ले रहे थे प्रतिफल। तो इससे पहले तो आप संपत्ति वापस प्राप्त करने के हकदार यही नहीं थे। हां, चूंकि पट्टा खत्म हो गया है तो यू कैन रिकवर द पोजीशन। और जब तक आप पोजीशन की रिकवरी के लिए मुकदमा लाकर उसको निर्णीत कराएंगे, इस बीच की अवधि में संपत्ति से जो लाभ पैदा होंगे, क्योंकि संपत्ति उस बीच की अवधि में संपत्ति होने का गुण खो दे ऐसा तो होगा नहीं, बनी तो वो संपत्ति ही रहेगी। उस अवधि के बीच में भी जिस अवधि में आप मुकदमा लाए होंगे उस प्रॉपर्टी के पोजीशन की रिकवरी के लिए, उस
टाइम पीरियड में भी रहेगी तो वो संपत्ति ही, और जब संपत्ति रहेगी तो उससे लाभ उत्पन्न होते रहेंगे, उससे लाभों का उत्पन्न होना बंद नहीं हो जाएगा, क्योंकि संपत्ति से लाभों का उत्पन्न होना जिस दिन बंद हो गया उस दिन संपत्ति संपत्ति नहीं, उसका नाम क्या हो जाएगा? कूड़ा। वो संपत्ति बचेगी ही नहीं। तो लाभ ये तो उस टाइम पीरियड में ये भी पैदा होते रहेंगे, और वो लाभ कौन ले रहा होगा? जो कब्जेदार होगा, और कब्जेदार उस समय कौन होगा? पट्टेदार। लेकिन चूंकि पट्टा खत्म हो गया, इसलिए उसकी मॉरल ड्यूटी थी कि वो पट्टे का कब्जा आपको वापस कर देता। चूंकि उसने वापस नहीं किया, इसलिए मुकदमा लाना पड़ा है। तो वाद के लंबन काल में ये जो संपत्ति से लाभ पैदा हो रहे हैं, इसी को सीपीसी की भाषा में डेफिनेशन क्लास उसमें क्या कहा है? मध्यवर्ती लाभ। इन्हीं को मैसने प्रॉफिट्स कहा गया। जब किसी स्थावर संपत्ति का कब्जा ये आप अनाधिकार धारण करते हैं, तो उस स्थावर संपत्ति से जो लाभ आप प्राप्त कर लेते हैं, इनफैक्ट, या फिर जो लाभ आप प्राप्त कर सकते हैं लेकिन आपने इनफैक्ट प्राप्त नहीं भी किए, दोनों प्रकार के लाभ संपत्ति के मध्यवर्ती लाभ मेसने प्रॉफिट्स ये कहलाएंगे। और संपत्ति जब अधिकृत व्यक्ति को वापस होगी तो ये मेसने प्रॉफिट्स कैलकुलेट किए जाएंगे और वो ठीक है अधिकृत व्यक्ति को दिलाए भी जाएंगे। तो कुल मिलाकर जो कहने का मतलब है वो ये कि पट्टा खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि तदक द्वारा परिसीमित समय बीत गया, या वह घटना घट गई जिसके घटित होने पर पट्टे का अंत हो ही जाना था, तो भी पट्टेदार शारीरिक शक्ति के उपयोग के द्वारा पट्टाग्रस्त संपत्ति से बेदखल ये नहीं होगा। तब भी आपको लीगल प्रोसेस यही अडॉप्ट करना पड़ेगा, और वो लीगल प्रोसेस कहां दिया है? सेक्शन 5 ये सारे, वहां मुकदमा लाकर आप पट्टाग्रस्त संपत्ति का कब्जा ये रिकवर करेंगे। तीसरा, जो पट्टे का स्वाभाविक अंत करेगा, नेचुरल वे में अंत कर देगा, कहता जहां की उस संपत्ति में पट्टाकर्ता के हित का पर्यवसान किसी घटना के घटित होने पर होता है, या उसका व्ययन करने की शक्ति का विस्तार किसी घटना के घटित होने तक ही है, वहां ऐसी घटना के घटित होने पर जहां पट्टाकर्ता का स्वयं का हित ये किसी घटना के घटित होने तक ही सीमित है, और जो आपके पास है नहीं वो आप किसी को दे कैसे दोगे? जो कुछ आप देना चाहते हो वो प्रथमता आपके पास होना चाहिए। जो आपके पास है ही नहीं वो आप किसी को कैसे दे सकते हो? पट्टाकर्ता के रूप में आपको उस संपत्ति में जो पट्टाग्रस्त है जीवन हित प्राप्त था, और आपने शाश्वत काल का पट्टा किसी को दे दिया, तो शाश्वत काल का हित तो आप ही को नहीं था। ठीक है, आपको जीवन हित था उस संपत्ति में। आपका जीवन हित समाप्त होने के बाद संपत्ति तो शेष के उत्तर भोगी उसे मिलनी थी, और ये शब्द आता है शेष का उत्तर भोगी। इसका मतलब क्या हुआ कि संपत्ति माइनस जीवन हित, जो कुछ बचता है उसी को शेष का उत्तर भोग या उसे उत्तर भोग बोलते हैं। तो उस उत्तर भोग को प्राप्त करने का जो अधिकारी है उसका नाम क्या होता है कानून में? शेष का उत्तर भोगी। क्योंकि और कोई तरीका नहीं है भाषा में इस तथ्य स्थिति को अभिव्यक्त करने का, इसीलिए इस तथ्य स्थिति को इस प्रकार से अभिव्यक्त किया जाता है। क्योंकि
संपत्ति की काय दिखती है, संपत्ति का जो भौतिक स्वरूप है वो दिखाई देता है, लेकिन वे अधिकार जो संपत्ति समझे जाते हैं, जैसे स्वामित्व, पट्टा, बंधक, ये अधिकार दिखाई थोड़ी देते हैं। अब आपने संपत्ति में से कब्जा और उपभोग दिखाई थोड़ी देता है, ये किसी को ट्रांसफर कर दिया तो संपत्ति अपने भौतिक स्वरूप में कुछ कम हो गई हो, ऐसा थोड़ा ही है। भौतिक स्वरूप में तो वो उतनी ही है, लेकिन कब्जा और उपभोग ट्रांसफर करने के बाद भौतिक स्वरूप में संपत्ति भले ही वैसी दिखती हो, लेकिन सत्य यह है कि अब संपत्ति वो नहीं है जो संपत्ति कब्जा और उपभोग के ट्रांसफर होने से पहले थी। अब संपत्ति ठीक है, संपत्ति से कुछ कम है, लेकिन इस कमी को ठीक है जारी रखते हुए अगर वो संपत्ति हम किसी को दे रहे हैं तो हम बिल्कुल ठीक अगर कहना चाहें तो क्या कहें, हमने उसे क्या दिया? तो केवल इतना कहा जा सकता है कि हमने उसे जो कुछ दिया वो संपत्ति माइनस कब्जा और उपभोग है, इक्वल टू जो बचा वो हमने उसे दिया, और कब्जा उपभोग जिसको हमने ट्रांसफर किया वो उसके जीवन काल के लिए ट्रांसफर किया। ठीक है, यह संपत्ति के सारे हित उसे जीवन काल के लिए दिया। तो बाकी वाले को क्या दिया? तो उसे उत्तर भोग दिया है, यह कहा जा सकता है। ये इस पहले व्यक्ति के द्वारा संपत्ति का उपभोग जैसे ही खत्म होगा वैसे ही संपूर्ण संपत्ति उपभोग करने का वह अधिकारी हो जाएगा, या संपूर्ण संपत्ति के लाभ लेने का वह अधिकारी हो जाएगा। तो जब तक इसका जीवन चल रहा है तब तक उसके पास क्या है? उसके पास उत्तर भोग है, और वर्तमान में संपत्ति इस पहले व्यक्ति के पास है। ऐसे ही डिफाइन किया जाता है। ठीक है, तो ये पहला व्यक्ति संपत्ति को अपने जीवन काल में धारित करने का हकदार था। तो ये संपत्ति का ऐसा पट्टा ये कैसे कर सकता है जो इसके जीवन काल से ज्यादा हो? क्योंकि जीवन काल से ज्यादा हित इसे ही नहीं है, तो ये दे कैसे देगा? तो कहता है जहां पट्टाकर्ता के स्वयं का हित, ये किसी घटना के घटित होने पर समाप्त होने वाला है, क्योंकि पट्टाकर्ता अगर अंतरण योग्य ठीक है संपत्ति ये आपके पास है, चाहे स्वामी के रूप में और चाहे जैसे, तो आप सक्षम अंतरणकर्ता हो सकते हैं। क्योंकि सेक्शन 7 सक्षम अंतरणकर्ता इसकी परिभाषा देता है, और सेक्शन 7 क्या है? जनरल प्रिंसिपल है। वो सभी प्रकार के अंतरणकर्ताओं को ठीक है सक्षमता के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसा होना चाहिए यह बताता है। और पट्टाकर्ता यह भी अंतरण करता है, और सक्षम अंतरणकर्ता की जब डेफिनेशन हम लोगों ने पढ़ी थी तो देखा था सेक्शन 7 में वो कहता है जो सक्षम अंतरणकर्ता होना चाहता है वह एक तो संविदा सक्षम ठीक है ये होना चाहिए, और दूसरी विशेषता उसमें क्या होनी चाहिए? वह अंतरण योग्य संपत्ति का धारक हो। ठीक है, अंतरण योग्य संपत्ति उसके पास होनी चाहिए। स्वामी के रूप में अंतरण योग्य संपत्ति उसके पास हो जरूरी नहीं है। ठीक है, आपको पावर ऑफ अटॉर्नी ये दी गई है, भाई आपको पावर ऑफ अटॉर्नी मिली है मेरी ओर से कि मेरी अमुक संपत्ति का प्रबंध ये आप कर सकेंगे, और अपने प्रबंध के अधिकारों का उपभोग ये करने में आप संपत्ति को पट्टे पर ये भी दे सकेंगे। ये मेरी ओर से हक आपको है, और आपकी पावर ऑफ अटॉर्नी मेरे द्वारा रिवोक कर दी गई।
तो आपके द्वारा जो पट्टे दिए गए, ठीक है, वो समाप्त भी हो सकते हैं। यद्यपि हमने ये जस्ट उदाहरण दिया है, पावर ऑफ अटॉर्नी में आप मेरी ओर से ही पट्टा देते हैं, मेरी ओर से ही देते हैं। पावर ऑफ अटॉर्नी में तो जो आपने अटॉर्नी की हैसियत से पट्टा दिया ना, अटॉर्नी आप मेरे हैं, ठीक है, तो अटॉर्नी एजेंट माना जाएगा, और एजेंट का कार्य मालिक का कार्य, ठीक है। तो जस्ट समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से ये उदाहरण हमने दिया है। बाकी अगर पट्टाकर्ता का हित ये स्वयं किसी घटना के घटित हो जाने पर समाप्त होना है और वो घटना घट गई, तो उससे अधिक अवधि का पट्टा अगर ये दे रखा है आपने, ठीक है, तो वो पट्टा स्वयं समाप्त माना जाएगा, क्योंकि जो अवधि स्वयं पट्टाकर्ता के पास नहीं थी, उस अवधि के लिए वो पट्टा निर्मित ही कैसे कर सकता था। तो यही वो कह रहा है कि जहां की उस संपत्ति में पट्टाकर्ता के हित का पर्यवसान किसी घटना के घटित होने पर होता है, या उसका बयान करने की शक्ति का विस्तार किसी घटना के घटित होने तक ही सीमित है। अब पट्टाकर्ता के हित का, ठीक है, पर्यवसान या पट्टाकर्ता का हित ये तो नहीं खत्म हो रहा, लेकिन उसके संपत्ति को अंतरित करने की जो शक्ति है, इसका विस्तार किसी घटना के घटित होने तक ही है, ठीक है ना। आपको न्यासवत एक संपत्ति दी गई, ठीक है, कि अजन्मे के पक्ष में अल्टीमेटली संपत्ति ट्रांसफर हुई, अजन्मे के पक्ष में, ठीक है, अजन्मे के पक्ष में संपत्ति ये ट्रांसफर हुई है, तुम्हें जीवन हित दिया है, तो आपका जीवन हित है ना संपत्ति, या आपको हमने जीवन हित दिया ही नहीं। कोई बच्चा है, छोटा है, उसकी वयस्कता की आयु तक, ठीक है, संपत्ति का प्रबंध आप देखेंगे, इस ढंग से हमने दिया है कि जब तक वो अवयस्क है तब तक संपत्ति का प्रबंध आप करते रहें। तो आपके संपत्ति के प्रबंध करने की शक्ति का विस्तार उसकी वयस्कता की आयु प्राप्त करने तक है, उसके अलावा कैसे है, ठीक है। तो आपके द्वारा संपत्ति को व्ययनित करने की शक्ति का विस्तार एक निश्चित घटना के घटित होने तक ही है। जैसे ही वो वयस्क हुआ तो आपके द्वारा किया गया पट्टा ये किस प्रकार चल सकता है, चल ही नहीं सकता, ये नेचुरली रिवोक हो जाएगा। ये अलग बात है कि वयस्क होने के बाद आपके द्वारा दिए गए पट्टे का समर्थन कर दे, वो दूसरी बात है। लेकिन अगर समर्थन करेगा, अब तो जो पट्टेदार है वो उस वयस्क जो पहले अवयस्क था उसका पट्टेदार माना जाएगा, वो आपका पट्टेदार थोड़ा ही है। तो जहां स्वयं पट्टाकर्ता के पट्टाग्रस्त संपत्ति में हित का विस्तार ये किसी घटना के घटित होने तक ही है, या उसके व्ययन करने की शक्ति का विस्तार ये किसी घटना के घटित होने तक ही है, और वो घटना घट चुकी है, तो पट्टा समाप्त माना जाएगा। तद्वारा परिसीमित समय बीत जाने से एक बात हुई थी, ठीक है। और दूसरी स्थिति जहां पट्टे को किसी घटना के घटित होने पर समाप्त हो जाना है, और जहां पट्टाकर्ता का स्वयं का हित पट्टाग्रस्त संपत्ति में एक घटना के घटित होने पर ही आधारित है, या उसके व्ययन की शक्ति का विस्तार किसी घटना के घटित होने पर ही आधारित है। इन सारी दशाओं में पट्टा समाप्त तो ये माना जाएगा। चौथी स्थिति कह रहा है उस दशा में जबकि संपूर्ण संपत्ति में पट्टेदार और पट्टाकर्ता के हित एक ही व्यक्ति में एक ही समय एक ही अधिकार के नाते निहित हो जाते हैं, ठीक है। एक ही समय में एक ही व्यक्ति में एक ही अधिकार के नाते पट्टेदार और पट्टाकर्ता दोनों के हित एक ही व्यक्ति में निहित हो जाते हैं। पट्टाकर्ता के हित आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं?
जब पट्टाकर्ता अपना हित आपको अंतरित कर दे, ठीक है ना, पट्टाकर्ता अपना हित आपको अंतरित कर दे, तो आप पट्टाकर्ता के हित के अंतर्गति के रूप में, ठीक है, पट्टाकर्ता के हितों को प्राप्त कर लेते हैं जो पट्टाग्रस्त संपत्ति में उसके हैं। हम लोगों ने पढ़ा था 109, पट्टाकर्ता के हित का अंतर्गति है, किन अधिकारों को धारित करने का हकदार है। पट्टा संपत्ति का कर देने के कारण आप पट्टाग्रस्त संपत्ति का अंतरण करने के योग्य नहीं रहे, ऐसी बात नहीं है। आप पट्टाग्रस्त संपत्ति का फिर भी अंतरण कर सकते हैं, और अगर आपने पट्टाग्रस्त संपत्ति का अंतरण किया तो आप जिसको अंतरण करेंगे वो आपका अंतर्गति माना जाएगा, और संबंधित व्यक्ति जो पट्टाकर्ता का अंतर्गति होने के तौर पर संपत्ति में प्रवेश किया है, उसके अधिकार क्या होंगे, वो 109 बता रहा है। अब इस समय आप पट्टेदार भी हैं, और पट्टेदार पट्टाग्रस्त संपत्ति का अंतर्गति नहीं हो सकता, ये नहीं लिखा है, ठीक है। पट्टेदार पट्टाग्रस्त संपत्ति का अंतर्गति ये हो सकता है, भाई ये कहीं मना तो नहीं है कि पट्टाकर्ता अपने हित का अंतरण पट्टेदार को छोड़कर दुनिया के शेष व्यक्तियों को कर सकता है, किंतु पट्टेदार को नहीं कर सकता, ऐसा कहीं कानून में लिखा तो नहीं है। और अंतर्गति सिर्फ वो नहीं होगा जिसे संपत्ति का अंतर्गति होने से विधि रोकती है, जिससे आप स्वयं तब अंतर्गति नहीं हो सकते जब आप स्वयं संपत्ति के विक्रेता भी हैं, ठीक है, तब अपने ही पक्ष में अंतरण, फिर तो आप नुकसान पहुंचाओगे ना संपत्ति के वास्तविक मालिक को, क्योंकि विक्रेता भी आप ही है, बेचने वाले भी आप ही हैं, और खरीदने वाले ये भी आप ही हो। जो आप एक लोक सेवक हो, डिग्री के निष्पादन में न्यायालय ने आपको अधिकृत किया कि आप संपत्ति का विक्रय करके विक्रय का जो आगम है, सेल्फ प्रोसीड है, बुलाइए। अब वो सेल्फ प्रोसीड किसको दिए जाएंगे, निर्णित ऋणी को, जजमेंट डेप्टर को, क्योंकि डिग्री की तुष्टि होनी है। और अगर कुछ बचेगा, ठीक है ना, जजमेंट डेप्टर मुंह से गलत निकला, डिग्री होल्डर को, ठीक है ना, क्योंकि जजमेंट डेप्टर की तो संपत्ति बिकेगी, ठीक है ना। आप लोक सेवक के नाते डिग्री के निष्पादन में अचल संपत्ति को बेचने के लिए अधिकृत किए हुए हैं। आपसे कहा गया मुक्त संपत्ति बेचिए, किसकी, जजमेंट डेप्टर की, निर्णित ऋणी की, और जो सेल के प्रोसीड्स हैं, जो विक्रय के आगम हैं, वो आप दीजिए ताकि डिग्री होल्डर को संतुष्ट किया जा सके, और फिर अगर कुछ बचता है तो जजमेंट डेप्टर को दे दिया जाए। अब अगर आपको नहीं रोका जाएगा, ठीक है, कि आप उस संपत्ति को नहीं खरीदेंगे, न तो प्रत्यक्ष रूप से और ना ही किसी व्यक्ति से यह संविदा करेंगे कि वो आपके लिए उस संपत्ति को खरीद ले और बाद में आपको ट्रांसफर कर दे, अगर ये शर्त नहीं लगेगी तो आप लोक सेवक के तौर पर क्या करेंगे, संपत्ति का विक्रय करेंगे और खुद ही खरीद लेंगे, क्योंकि एक हैसियत में आप लोक सेवक होंगे और एक हैसियत में व्यक्ति होंगे, और व्यक्ति स्वयं को ट्रांसफर कर सकता है। ये सेक्शन 5 में हम लोगों ने देखा है, अगर व्यक्ति की दो हैसियतें हो, यहां आपकी दो हैसियत हो गई, एक में आप व्यक्ति हैं और एक में पब्लिक सर्वेंट है, ठीक है। पब्लिक सर्वेंट के रूप में आप निर्णित ऋणी की संपत्ति को स्वयं को ट्रांसफर ये कर सकते हैं, लेकिन अगर ऐसा आप करेंगे तो पैसा तो आप ही की जेब से जाएगा, तो आप कम से कम कीमत उसकी लगाएंगे, और जो कम से कम कीमत लगाएंगे तो फिर नुकसान होगा किसका, ठीक है, निर्णित ऋणी का, क्योंकि उसकी संपत्ति मिट्टी मोल बिक जाएगी। इसलिए ऐसी दशाओं में कानून प्रतिबंध लगाता है कि जो बेचेगा
वो बोली नहीं लगाएगा, वो संपत्ति का अंतिरति नहीं होगा। और सेक्शन 23 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, वहां भी हमने पढ़ा था कि ऐसी प्रत्येक संविदा जो विधि के उपबंधों को विफल कर देती है वो शून्य है आरंभता। आप यानी इनसे या किसी से कांटेक्ट कर लो कि हम तुम्हें बेचे देते हैं संपत्ति कम पैसे में और तुम बाद में हमें ट्रांसफर कर देना, तो आपके और उस व्यक्ति के बीच की यह संविदा क्योंकि विधि के उपबंधों को विफल कर देने वाली है, इसलिए इसका प्रवर्तन यह हो ही नहीं सकता। क्यों? यह आरंभता शून्य हो जाएगी सेक्शन 23 की इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के प्रभाव से। यानी अंतिरति होने से आपको रोका जा सकता है, लेकिन अंतिरति होने से आप रुकेंगे तभी जबकि कानून स्वयं अंतिरति होने से आपको रोकता हो, अन्यथा आप अंतिरति होने से, ट्रांसफेरी होने से नहीं रुकते। और कहीं किसी कानून में यह नहीं लिखा है कि पट्टेदार पट्टाकर्ता का अंतिरति नहीं हो सकता, यह नहीं लिखा है। यदि पट्टेदार पट्टाग्रस्त संपत्ति का ट्रांसफेरी हो सकता है, क्योंकि जब तक कानून मना करेगा तभी तभी ट्रांसफेरी आप नहीं हो पाएंगे, बस बाकी होंगे। तो अगर पट्टाकर्ता अपने हित का अंतरण ये पट्टा चालू रहने के दौरान पट्टेदार को कर देता है, ठीक है, तो इस अंतरण के प्रभाव से पट्टेदार पट्टाकर्ता के हित का अंतिरति हो जाएगा और उन अधिकारों को धारण करने लगेगा जो अब तक पट्टाकर्ता धारित कर रहा था, और पट्टा इस समय चालू है। तो एक ही समय एक ही व्यक्ति में पट्टाकर्ता और पट्टेदार के हित निवास करने लगे हैं, यह स्थिति आ गई है। ठीक है कि क्या हुआ, एक ही व्यक्ति में पट्टाकर्ता और पट्टेदार के हित दोनों एक ही समय में निवास करने लगे, यानी विलयन हो गया। अगर ऐसे कहें, पट्टेदार के हित में पट्टाकर्ता का हित विलय कर गया है, और ऐसा अंतरण के प्रभाव से हुआ है। ठीक है ना? 109 सेक्शन मना तो नहीं करता कि पट्टेदार को हित का अंतरण नहीं होगा, ये तो कहता नहीं। तो यहां कहता है कि उस दशा में जबकि उस संपूर्ण संपत्ति में पट्टेदार और पट्टाकर्ता के हित एक ही व्यक्ति में एक ही समय और एक ही अधिकार के नाते ये निहित हो जाते हैं। ठीक है, सब कुछ पट्टेदार में ही आ गया है, और जब पट्टेदार में आ गया तो विलयन का सामान्य सिद्धांत लागू होगा। और वो सामान्य सिद्धांत क्या है कि बड़ा हित बचेगा, छोटा समाप्त हो जाएगा। और बड़ा हित कौन सा है? पट्टाकर्ता का हित। पट्टेदार का हित तो छोटा है क्योंकि पट्टाकर्ता के पास कब्जा और उपभोग छोड़कर सब कुछ है, और पट्टेदार के पास सिर्फ कब्जा और उपभोग है। तो बड़ा हित बचेगा, छोटा नहीं बचेगा। और विलयन के विरुद्ध सिद्धांत कहां दिया था? 101। ठीक है, 101 में इसीलिए विलयन के विरुद्ध सिद्धांत लिखना पड़ा था क्योंकि वहां भारत या पाश्चिक बंधकदार, ठीक है, अपने, ठीक है, हित का विलयन किए बिना, ठीक है, बंधककर्ता के हितों को अर्जित कर सकता था। ठीक है, ऐसा वो कर सकता था। वहां विलयन के विरुद्ध सिद्धांत दिया था, लेकिन वो एक्सेप्शनल है और एक्सेप्शनल होने के कारण ही लिखना पड़ा था कानून में, अन्यथा सामान्य स्थिति यही है कि बड़े हित में हमेशा छोटा हित विलय कर जाता है, और यहां बड़ा हित किसका है? पट्टाकर्ता का। इसलिए
एक ही व्यक्ति में एक ही अधिकार के नाते एक ही समय पट्टाकर्ता और पट्टेदार दोनों के हित है, तो पट्टा समाप्त हो गया, यह माना जाएगा। पट्टा समाप्त हो गया, अब बचा क्या? पट्टाकर्ता का हित बचा, ठीक है ना, पट्टा समाप्त मान लिया गया। अब ऐसा थोड़ी होगा कि प्रीमियम और भाटक पट्टेदार एक जेब से निकाल के दूसरे जेब में रखे, क्योंकि प्रीमियम और भाटक उसे किसे देना है? पट्टाकर्ता को। पट्टेदार के रूप में उसके जो दायित्व हैं वो किसके प्रति हैं? पट्टाकर्ता के प्रति हैं, और पट्टाकर्ता का हित उसने अर्जित कर लिया है, पट्टाकर्ता के हित के अंतर्गति के तौर पर। तो आखिर वह उन दायित्वों का पालन जो उसे पट्टेदार के तौर पर करना है अपने प्रति, ये करे। यदि ऐसी अपेक्षा हम करें तो हास्यास्पद, रिडिक्यूलस सिचुएशन होगी। इसलिए कानून का नियम क्या कहता है कि ऐसी दशा में पट्टा समाप्त हुआ मान लिया जाएगा, ठीक है। फिर क्या कहता है? अभिव्यक्त अभ्यर्पण द्वारा, अर्थात उस दशा में जबकि पट्टेदार पट्टे के अधीन अपना हित पारस्परिक करार द्वारा पट्टाकर्ता के प्रति छोड़ देता है। पारस्परिक करार द्वारा, उसने कोई गलती नहीं की है, विविक्षित वो अभिव्यक्त अभ्यर्पण उसने किया है, एक्सप्रेस सरेंडर ये उसने कर दिया। हम लोग पीछे देख क्या है, पट्टों की अवधि, पट्टे खत्म हो सकते हैं 6 महीने की सूचना देकर, यदि पट्टा वर्षानुवर्षी है, और अगर पट्टा मासानुमासी है तो आप कितनी सूचना देंगे? 15 दिन की। और पट्टा निश्चित अवधि का है, ठीक है ना, वर्षानुवर्षी या मासानुमासी तो तब समझेंगे ना, तत्प्रतिकूल संविदा, स्थानीय विधि, यह प्रथा न हो तब समझेंगे ना। अगर तत्प्रतिकूल संविदा या स्थानीय प्रथा या विधि है जिसके मुताबिक पट्टे की अवधि को तय किया जा सकता है तो पट्टा निश्चित अवधि का है। लेकिन निश्चित अवधि का मतलब यह तो हुआ नहीं कि उस अवधि से पूर्व पट्टे की संविदा के पक्षकारों द्वारा अर्थात पट्टाकर्ता और पट्टेदार द्वारा समाप्त नहीं किए जा सकते। अरे भाई, जो चीज संविदा से पैदा हो रही है वो संविदा से खत्म भी हो जाएगी। तो एक्सप्रेस सरेंडर, पट्टेदार ने गलती कोई नहीं की जिसके कारण से पट्टेदार का हित समाप्त मान लिया जाए पट्टाग्रस्त संपत्ति में, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन फिर भी दोनों के बीच एग्रीमेंट ये बन गया, और एग्रीमेंट के परिणाम स्वरूप पट्टेदार ने अपना जो हित है वो अभिव्यक्त रूप से किसके पक्ष में छोड़ दिया? पट्टाकर्ता के पक्ष में। तो भी पट्टा खत्म हो गया। भाई, जब दोनों के बीच सहमति बन गई और उनके बीच बनी सहमति के अनुसरण में संविदा के माध्यम से पट्टे का अंत किया गया है तो ठीक है, इसमें कानून को दिक्कत क्या है? यह विविक्षित अभ्यर्पण द्वारा आचरण से सरेंडर हो गया। पट्टाकर्ता ने, ठीक है, आपका पट्टेदार को पट्टाग्रस्त संपत्ति खाली कर देने दी है। पट्टेदार ने अपने कब्जे में जो उस संपत्ति को ले रखा था वो उसने मुक्त कर दिया। लेकिन अभिव्यक्त रूप से न तो पट्टाकर्ता ने कुछ कहा और न पट्टेदार ने कुछ कहा। भाई, बिना बोले आपने खाना निकाला और खा लिया तो खाना तो तब भी खाया ही ना। कोई आवश्यक थोड़ा ही कि मांग कर ही या अभिव्यक्त रूप से सारे काम किए जाए। विविक्षित अभ्यर्पण हो गया। शिकायत किसी ने नहीं की, न पट्टाकर्ता ने न पट्टेदार ने। निश्चित अवधि का पट्टा तो ऐसे थोड़ी छोड़ देंगे आप। ऐसे छोड़ेंगे तो पट्टाकर्ता हो सकता है डैमेज क्लेम करे आपसे। नहीं, ये थोड़ी है कि तुम किसी की संपत्ति निश्चित अवधि के लिए पट्टे पर लोगे और फिर तुम्हें उससे सस्ती मिलने लगे तो तुम छोड़ के चल दो। वो क्या करे फिर? एक समय उसकी संपत्ति 4 लोग, ठीक है, पट्टे पर लेने को तैयार थे। तब तो तुम्हें वरीयता मिली और तुमने ली वो संपत्ति। अब किसी भी कारण से
उस संपत्ति का जो किराया है, कोविड चलने लगा, लोग अपने अपने घरों की ओर जाने लगे। भाई अगर जो आदमी गुजरात में रह रहा था, एक संपत्ति को पट्टे पर लेकर, निश्चित अवधि का पट्टा था, ठीक है, कोविड चला, वो वापस अपने घर आ रहा है, ठीक है, अब आपको कि पट्टा खत्म निश्चित अवधि का, तो कैसे खत्म? ठीक है, पट्टा करता उसे नुकसान नहीं हो रहा, भाई उसे तो नुकसान हो रहा। जब तुमने लिया था तब कोविड नहीं था, तब तो 3 लोगों को छोड़कर उसने मकान तुम्हें दिया। अब कोविड चलने लगा तो सारे लोग अपने अपने घरों पर जा रहे हैं, अब उसकी संपत्ति कोई लेगा तो है नहीं, क्योंकि तुम अपने घर जा रहे हो तो सारे लोग अपने घर जा रहे हैं ना। तो इस समय, और पट्टा निश्चित अवधि का है, इस समय वो तुम्हें क्यों छोड़ने दे? भाई संविधान में हानि लाभ, अगर लाभ हो रहा वो भी तो तुम्हें ही हो रहा था, अब नुकसान हो रहा तो वो भी तुम सहन करो, उसका किराया दो। या आप चले गए, उसने कुछ नहीं कहा, तो ये इंप्लाइड सरेंडर ये माना जाएगा। अब ये विवक्षित अभ्यर्पण है। लेकिन अगर वो ऑब्जेक्शन कर रहा है तो थोड़ी छोड़ देंगे आप, कैसे छोड़ देंगे? तो आपसे वो डैमेज क्लेम करेगा। लेकिन दोनों पक्षों में सहमति बन जाए तो कानून को कोई दिक्कत भी नहीं। आप एक्सप्रेस सरेंडर द्वारा छोड़ रहे हैं पट्टाकर्ता से हुए समझौते के अनुसरण में, दैट्स वेरी गुड। आप छोड़ रहे हैं और वो कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर रहा, तो इसे इंप्लाइड सरेंडर हम मानेंगे, इसमें भी कानून को कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कानून की भूमिका तो तब शुरू होगी जब आप दोनों में सहमति न बने, तब शुरू होगी। आप छोड़े और वो कहे नहीं छोड़ोगे, ठीक है ना? या वो छुड़वाए और आप कहो कि क्यों छोड़ रहे, क्यों छोड़ दें? भाई आपने तो निश्चित अवधि के लिए दिया था, तब कानून की भूमिका ये शुरू होती है। और फिर चूंकि पट्टा निश्चित अवधि के लिए है, तो पट्टाकर्ता यूं ही नहीं छुड़वा सकता आपसे, ठीक है ना? अगर पट्टा निश्चित अवधि के लिए 5 वर्ष के लिए, शाश्वत काल के लिए आपको दिया गया है, तो निश्चित अवधि का है ना, तो पट्टाकर्ता छुड़वा कैसे लेगा? छुड़वा केवल तब लेगा जब पट्टा समाप्त हो जाए। और पट्टा समाप्त कब कब माना जाएगा, ये 111 बता रही है। यानी 111 की स्थितियां नहीं है तो पट्टाकर्ता की मर्जी नहीं है कि जब चाहो पट्टा कर दो और जब चाहो तो पट्टा समाप्त कर दो, ये मर्जी थोड़ा ही है। इसीलिए इसको पढ़ना पड़ता है। 111 व्यवहारिक महत्व की धारा है, कोई मजाक थोड़ी चल रहा है। आपको हमने पट्टा खत्म कर दिया, क्यों खत्म कर दिया? पट्टा तो तब खत्म हो सकता है जब ऊपर बताई गई चीजों में से कोई एक चीज हो, या आपको हमने पट्टे का समर्पण कर लिया है, या तो पट्टाकर्ता के रूप में आप ये कहो कि हमने पट्टे का समर्पण किया है। तो समर्पण आपकी मर्जी पर नहीं है, समर्पण कैसे होगा, कब कब होगा, वो भी लिखा है, ठीक है? क्योंकि आपने संपत्ति का ट्रांसफर किया है, तो जो आपका ट्रांसफेरी है उसके भी तो कोई हक है। आपकी संपत्ति थी तो आपने पैसे नहीं लिए, प्रतिफल नहीं लिया, आपने प्रीमियम लिया, भाटक लिया, और आपके द्वारा निश्चित किए गए प्रीमियम में भाटक पर उसने अंतरती अर्थात पट्टेदार के तौर पर उस संपत्ति को प्रतिग्रहित किया था, रिटेन किया था। तो आपको अपनी संविदा से पीछे क्यों हटने दें? इसका तो कोई कारण नहीं दिखता। या तो ऊपर की स्थितियां हो कि तद द्वारा परिसीमित समय बीत गया हो, पट्टे का अंत एक निश्चित घटना के घटित होने पर होना चाहिए था और वो घटना घट गई है, या पट्टाकर्ता का स्वयं का हित पट्टाग्रस्त संपत्ति में समाप्त हो गया है, ठीक है? ये अपना मान नहीं थी संपत्ति को, पता ये लगा कि उस संपत्ति की वसीयत तो इनके नाम थी, इन्होंने वसीयत न्यायालय से सत्य साबित करा के इनसे
ठीक है, अपनी प्रॉपर्टी प्राप्त कर ली और इन्होंने किसी को पट्टे पर दे रखी थी, ठीक है, पट्टाकर्ता का स्वयं का हित संपत्ति में समाप्त हो चुका है किसी घटना के घटित होने के कारण, या उसके अंतरण की शक्ति ये किसी घटना के घटित होने के कारण समाप्त हो गई, ठीक है, समाप्त हो गया। ठीक है, एक ही समय में एक ही व्यक्ति में एक ही अधिकार के नाते पट्टेदार और पट्टाकर्ता दोनों का हित ये आ गया है, चलो पट्टा खत्म। ठीक है, एक्सप्रेस सरेंडर हुआ, इंप्लाइड सरेंडर हुआ, ये तो बातें सब सही है, लेकिन आप कोई सम्राट थोड़ा ही हैं। आप कहें हमने पट्टे का समर्पण कर दिया, तो क्यों कर दिया और क्यों मान लिया जाए कि पट्टे का समर्पण हो गया? वो तो निश्चित अवधि का लिया, निश्चित अवधि का रहेगा। आपने शाश्वत काल के लिए दिया था, शाश्वत काल के लिए पट्टा उसके पास रहेगा, बस वो पट्टे की शर्तों का पालन करेगा, अपालन करे पट्टे की शर्तों का। आप समर्पण यानी फॉर फीचर ये करने के हकदार हैं, और पट्टाकर्ता के रूप में आप पट्टेदार के हित का समर्पण ये कर सकते हैं, और पट्टेदार के हित का समर्पण हो गया, नाउ यू आर एलिजिबल टू रिकवर द पोजीशन ऑफ दैट लीज्ड प्रॉपर्टी अकॉर्डिंग टू सेक्शन 5 ऑफ द एसआरए। ठीक है, तो समर्पण आपकी इच्छा पर नहीं है, समर्पण के भी अपने ग्राउंड्स हैं, और वो ग्राउंड्स देखें क्या है। कहता है समर्पण द्वारा अर्थात यानी समर्पण द्वारा भी पट्टे का अंत हो सकता है, लेकिन इन्हीं शर्तों पर। किन शर्तों पर? कहता उस दशा में जबकि पट्टेदार किसी ऐसी अभिव्यक्त शर्त को भंग करता है जिसमें यह उपबंधित है कि उसका भंग होने पर पट्टाकर्ता पुनः प्रवेश कर सकेगा। अभिव्यक्त शर्त का भंग आप कर रहे हो, पट्टे की संविदा में यह तय हुआ था बिजली का बिल आप देंगे, ठीक है, पट्टे की संविदा में यह तय हुआ था कि आप पट्टाग्रस्त संपत्ति को किसी प्रकार का कोई नुकसान या नहीं पहुंचाएंगे, पट्टे की संविदा में तय हुआ था कि आप संपत्ति की प्रकृति ये नहीं बदलेंगे, और आपने ऐसा ही किया है, ठीक है। और यह भी लिखा हुआ था कि अगर आपने इनमें से कोई काम किया तो पट्टाकर्ता पुनः प्रवेश इसका हकदार होगा, ठीक है, वो री एंट्री ये कर सकेगा, तो समर्पित हो गया पट्टा, ठीक है। नाउ यू आर एलिजिबल, ठीक है, आप पट्टाकर्ता के रूप में पट्टेदार के हित का समर्पण कर सकते हैं, क्योंकि पट्टेदार ने उस अभिव्यक्त शर्त का भंग कर दिया जिसके बारे में पट्टे की संविदा में यह उल्लिखित था कि यह शर्त भंग नहीं होनी चाहिए, और यदि हुई तो पट्टाकर्ता पुनः प्रवेश का अधिकारी होगा, और आपने उस अभिव्यक्त शर्त का वायलेशन किया है, इसलिए आपके हित का समर्पण यह पट्टाकर्ता के द्वारा किया जा सकता है। दूसरा क्या कहता है, उस दशा में जबकि पट्टेदार किसी अन्य व्यक्ति का हक खड़ा करके जो दावा करके कि वह स्वयं हकदार है अपनी पट्टेदारी की हैसियत का त्याग करता है। आपने ये कहना शुरू कर दिया कि पट्टाकर्ता संपत्ति का स्वामी नहीं है, वो पट्टाकर्ता करने की स्थिति में ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें मालूम नहीं था कि पट्टाकर्ता जिस संपत्ति का स्वामी होने का दावा करता है वह वसीयत के द्वारा इन्हें प्राप्त हो चुकी थी, हमें यह मालूम नहीं था। पट्टेदार ये कह रहा है, अब पट्टेदार की बात सही भी हो सकती है और गलत भी हो सकती है, ठीक है। सही अगर है तब तो ऊपर वाली स्थिति आ गई कि पट्टाकर्ता के हित का समापन हो चुका है, लेकिन अगर सही नहीं है उसकी बात तो पट्टाकर्ता भी उसके ठीक है हित का समर्पण ये कर सकता है। क्यों? इसलिए क्योंकि वो पट्टाकर्ता को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, वो अफवाहें फैला रहा है, ठीक है, और विबंध के नियम का उल्लंघन कर रहा है, ठीक है। एक विबंध है, जब तुम ले रहे थे तब पट्टाकर्ता मालिक था, अब बता रहे हो पट्टाकर्ता मालिक नहीं, ठीक है। वो पट्टाकर्ता के बारे में एक सूचना भ्रामक ये फैला रहा है,
इसलिए पट्टाकर्ता को हक है कि वह उसका हित समर्पित कर ले, और समर्पित करते ही अब वो अतिचारी हो गया उस भूमि में, अब वो ट्रेस्पासर है, और ट्रेस्पासर है तो उसे पट्टाग्रस्त संपत्ति से बाहर ये निकाला जा सकता है विधि की स्थापित प्रक्रिया से। और विधि की प्रक्रिया का ये सारे में यह वो स्वयं, ठीक है, अपना हक ये खड़ा कर रहा है पट्टाग्रस्त संपत्ति में। वो कहता है हम मालिक हो गए, हमें तो मालूम ही नहीं था कि इसकी तो वसीयत हमारे नाम है, या हमने किसी अन्य कारण से, जो कि एडवर्स पोजीशन, प्रतिकूल अध्यासन आदि हो सकते हैं, किसी भी कारण से हमने इस पट्टाग्रस्त संपत्ति को अर्जित कर लिया है, वो ये कहता है, तो भी तो वो अपनी पट्टेदारी की हैसियत का त्याग करके, ठीक है, अपनी स्वामी की हैसियत इसका कथन करने लगा है ना, तो भी पट्टाकर्ता उसके हित का समर्पण ये कर सकेगा, ठीक है। यानी अभिव्यक्त शर्त का उल्लंघन जिसके भंग होने पर पट्टाकर्ता पट्टा विलेख के मुताबिक पुनः प्रवेश का अधिकारी है। यह पट्टाकर्ता के हित को मना करके किसी तीसरे व्यक्ति का हित खड़ा करने के द्वारा या अपना हित खड़ा करने के द्वारा यदि वह पट्टाकर्ता के हित का विरोध करता है, तो भी पट्टे की संपत्ति में पट्टेदार का हित पट्टाकर्ता के द्वारा समर्पित किया जा सकता है, यह स्थिति बनेगी। और फिर तीसरा कहता है, जबकि पट्टेदार दिवालिया न्याय निर्णीत हो जाता है, अब दिवालिया न्याय निर्णीत हो गया तो प्रीमियम और भाटक कहां से देगा, तब भी पट्टा समर्पित कर लेने का हकदार, पट्टा समाप्त नहीं हुआ, देखिए समाप्त नेचुरल क्रम में होता है, और समर्पण आपके दोष के कारण होता है, ठीक है। समर्पण थोड़ा खराब शब्द है, ऊपर जो कुछ बताया गया वो स्वाभाविक है, लेकिन अब समर्पण हो रहा है तो आप दिवालिया न्याय निर्णीत हो गए, तो भी पट्टाकर्ता पट्टे को समर्पित कर देने का हकदार है, ठीक है। और पट्टा यह उपबंध, जबकि पट्टेदार दिवालिया न्याय निर्णीत हो जाता, और पट्टा यह उपबंध करता है कि पट्टाकर्ता ऐसी घटना के घटित होने पर पुनः प्रवेश कर सकेगा, यानी दोनों बातें होनी चाहिए, दिवालिया न्याय निर्णीत होते ही पट्टा समर्पित करने के अधिकारी आप हो जाए, ऐसा नहीं होगा। लेकिन अगर पट्टा विलेख में लिखा है कि दिवालिया न्याय निर्णीत होते ही आप, ठीक है, पट्टे को समर्पित कर सकेंगे, तो पट्टाकर्ता ऐसा कर सकेंगे, क्योंकि और शब्द आ गया ना, कहता जबकि पट्टेदार दिवालिया न्याय निर्णीत हो जाता, और कंजंक्शन आ गया ना, यानी दोनों स्थितियां होनी चाहिए, यह भी होनी चाहिए कि वो दिवालिया न्याय निर्णीत हो जाए, और यह भी होनी चाहिए कि पट्टा यह उपबंध करे कि पट्टाकर्ता ऐसी घटना के घटित होने पर पुनः प्रवेश कर सकेगा। और जबकि उन दशाओं में से किसी में पट्टाकर्ता या उसका अंतर्ती पट्टेदार को पट्टे का पर्यवसान करने के अपने आशय की लिखित सूचना देता है, ठीक है। और जबकि उन दशाओं में, यानी ऊपर वाली दशाओं में, धारा 3 में दिवालिया न्याय निर्णीत हुआ है, पट्टे में लिखा हुआ है कि इस घटना के घटित होने पर पट्टाकर्ता पट्टे के समर्पण का अधिकारी होगा, और अपने इस अधिकार का उपभोग करते हुए पट्टाकर्ता या उसके प्रतिनिधि ने, ठीक है, पट्टेदार को इस आशय की लिखित सूचना भी दी है, ओरल नहीं, लिखित सूचना भी दी है, तो पट्टा समर्पित हो सकेगा, ठीक है ना। इसके अलावा सहमति का एक ग्राउंड और दिया है, कहता है पट्टे का पर्यवसान करने या पट्टे पर दी गई संपत्ति को छोड़ देने, या छोड़ देने के आशय की एक पक्षकार द्वारा दूसरे पक्षकार को सम्यक रूप से दी गई सूचना के अवसान पर, तब भी पट्टा समर्पित हुआ, वो, ठीक है, समाप्त हुआ मान लिया जाए। समर्पण के तो तीन ही ग्राउंड है, समर्पण के तीन ही ग्राउंड, पट्टाकर्ता 3 स्थितियों में ही समर्पण ये कर सकता है, अन्यथा नहीं, ठीक है। ऊपर के जो ग्राउंड है 5, वे स्वाभाविक ग्राउंड है,
ठीक है, 5 नहीं बल्कि 6 है। ठीक है, 6 ग्राउंड स्वाभाविक है, परिसीमित अवधि बीत गई, घटना घट गई। ठीक है, स्वयं पट्टाकर्ता के हित का पर्यवसान ये हो गया। ठीक है, 3 ग्राउंड वो हो गए, विविक्षित अव्ययपण और अभिव्यक्त अव्ययपण 2 ये हो गए, 5 हुए, और छठा आपका। ठीक है, जबकि पट्टेदार और पट्टाकर्ता के हित एक ही व्यक्ति में ये आ गए। तो 6 तो नेचुरल ग्राउंड है। और समर्पण दोषिता के आधार पर गड़बड़ कर रहा है पट्टेदार, दिवालिया निर्णित हो गया, अभिव्यक्त शर्त का उल्लंघन कर रहा है, या किसी का हित खड़ा कर रहा है, तब समर्पण पट्टेदार के हित का करके पट्टाकर्ता यह उसके हित का अंत यह कर सकता है पट्टाग्रस्त संपत्ति में। और अगला जो ग्राउंड है वो दोनों के बीच सहमति पर आधारित है। सहमति पर आधारित, एक ने दूसरे को अपनी लिखित सूचना दे दी कि हमने पट्टा छोड़ दिया है, छोड़ दिया, और दूसरा कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर रहा, या हम अमुक तारीख को छोड़ देंगे, इस ढंग की सूचना यह आपने दी है। ठीक है, और पट्टा निश्चित अवधि का नहीं है, निश्चित अवधि का भाई है, वर्षानुवर्षीय है, तो ऐसे थोड़ी छोड़ के चल दोगे तुम। ठीक है, तो लिखित सूचना देने के माध्यम से भी पट्टे का अंत यह हो सकता है। पट्टे का अंत इसी प्रकार होगा, अन्य तरीकों से किसी भी तरीके से पट्टे का अंत नहीं होगा, क्योंकि पट्टा संपत्ति का अंतरण है। संपत्ति का अंतरण अगर हुआ है तो पक्षकारों को यह सुविधा नहीं है कि जब चाहे अंतरण का प्रभाव शून्य कर दें और जब चाहे अंतरण मानना शुरू कर दें, ये ठीक है, संभव नहीं है। आप एक बार अगर संपत्ति का अंतरण कर रहे हैं तो वह प्रभावी होगा, ये थोड़ी है आपकी मर्जी, थोड़ा ही है जब चाहो संपत्ति का अंतरण मानने लगो, जब चाहो संपत्ति का अंतरण न मानोगे, ऐसा थोड़ा होगा। और चूंकि पट्टा संपत्ति का अंतरण है, ट्रांसफर है, और संपत्ति का ये ट्रांसफर पट्टाकर्ता और पट्टेदार के बीच अधिकारों और दायित्वों का सृजन करता है, इसलिए न तो पट्टेदार और न ही पट्टाकर्ता दोनों किसी सुपीरियर स्थिति को ग्रहण नहीं करते। वे सिर्फ उन्हीं स्थितियों में रहेंगे जो उन्हें 108 द्वारा दी गई है, यानी पट्टाकर्ता और पट्टेदार के अधिकार और दायित्व क्रमशः वही होंगे जो उनके बीच की संविदा तय करे, या सेक्शन 108 ये बताए, वही अधिकार और दायित्व उनके बीच होंगे, और ये उनकी इच्छा पर नहीं होगा। इसलिए पट्टे की संविदा का अंत या पट्टे का अंत सिर्फ 111 के मुताबिक हो सकता है, उसके अलावा नहीं होगा। उसके अलावा पट्टाकर्ता जब चाहे पट्टेदार के हित का अंत करके उसे संपत्ति के बाहर कर दे, नहीं कर सकता, और न ही पट्टेदार जब चाहो छोड़कर चल दो संपत्ति, ये भी नहीं कर सकते हैं। तरीका जो सेक्शन 111 में बताया गया, उन्हीं तरीकों से पट्टे का अंत हो सकता है। और सेक्शन 111 की स्थिति अगर आई और जो पट्टा है, जो पट्टे की संविदा समाप्त भी हुआ, वो खत्म भी हुई, तो भी कुछ स्थितियां 112 से बताई गई हैं। कहां तक? 114 तक। वे स्थितियां पट्टेदार को एक मौका उपलब्ध कराएंगी, या ठीक है 111 द्वारा उत्पन्न की गई स्थिति के प्रभाव को समाप्त करने का काम ये भी कर सकती हैं, 112 से लेकर 114 तक। और 110 हम बताना भूल गए, कल 110 भी बता देंगे और शेष ये भी हो ही जाएगा, कल देखेंगे।